हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पहला, दूसरा, तीसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स वगैरह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने पहले ही कंप्लीट कर लिया है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल क्या होते हैं फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा, सेल के टाइप्स क्या होते हैं ये देखा। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं उसका पूरा डिटेल पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल को शुरू किया था और कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे उसको। तो चलिए आज हम लोग यूकैरियोटिक सेल को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे और क्या देखेंगे हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखेंगे। हम लोग लाइसोसोम देखेंगे। हम लोग वैक्यूल्स देखेंगे। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे, प्लास्टिड देखेंगे। तो आज का हम लोग का इतना टारगेट है, देखिए कितना कंप्लीट हो पाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यूकैरियोटिक सेल में और हम लोग देखते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि एक हमारा ये सेल रहता है। सेल का ये आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक न्यूक्लियस रहता है, इसमें एक डेंसली न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। देखिए, और न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस का ये आउटर मेम्ब्रेन, अभी इतना याद रखिएगा। अभी हम पढ़ते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि ये वर्ड ही अपने आप में बताता है इसके प्रेजेंस को, कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये किस चीज का बना होता है। देखो, इंडो का मतलब ही होता है कि इनसाइड साइटोप्लाज्म। इनसाइड साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ, साइटोप्लाज्म में। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है, मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड है, ये मेम्ब्रेन का ही मिलके बना हुआ है ये। सिस्टम का मतलब क्या है कि ये एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करेगा। ये एक अकेला काम नहीं करेगा, इसमें 3-4 ऑर्गेनल्स साथ ज्वाइन होकर के एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मेनली 4 ऑर्गेनल्स इंक्लूड रहते हैं। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER कहते हैं शॉर्ट में। सेकेंड होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। थर्ड होता है लाइसोसोम एंड फोर्थ होता है वैक्यूल्स, ठीक है। ये जो जितने भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, इनको एक फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इनको क्लोजली एसोसिएटेड होना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल हैं वो डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मेनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर के एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जो एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम कर रहा हो, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाएं, वो स्टमक में गया, स्टमक में स्टोर हुआ है खाना। अब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने वाले हमारे ग्लैंड्स हैं, वो सब स्टमक के पास पास होने चाहिए या दूर दूर होने चाहिए। ऑफ कोर्स पास पास होने चाहिए, क्लोजली एसोसिएटेड होना चाहिए दोनों, ताकि जो भी जूस वो सिक्रीट करें वो सीधा स्टमक में जाए और हमारे खाने को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के में जो भी ऑर्गेनल इंक्लूड हैं वो सब पास पास रहते हैं, एसोसिएटेड रहते हैं एक दूसरे से और एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन पढ़ते हैं हम लोग कि ऑर्गेनल्स पढ़ते हैं
तो सबसे पहला ऑर्गेनल्स है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना, वो क्या होता है बाबू, कि सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन है। देखिए एक सेकंड, हमने जो बताया था पहले, ये देखिए, ये मैंने बताया था कि आउटर मेम्ब्रेन है ये। देखिए यहां से एक मेम्ब्रेनस पार्ट निकलता है, ठीक है। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जस्ट क्रॉस करके वो निकलता है, ऐसा लगता है जैसे फ्यूज्ड है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये न्यूक्लियस के कंसेंट्रिकली होता है, एक ट्यून, जब बाहर से आप देखेंगे तो वो एक नेटवर्क की तरह दिखेगा, ऐसे कुछ नेटवर्क की तरह दिखता है ये पूरे सेल में, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब आते हैं, अब ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, देखिए ये हमारे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या साइटोप्लाज्म को, तो ये वाला, ये भी साइटोप्लाज्म था जो अंदर चला आया, और ये भी साइटोप्लाज्म है बाहर। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो अंदर वाला पार्ट है उसको ल्यूमिनल पार्ट बोलते हैं, और जो बाहर वाला पार्ट है उसको एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट कंपार्टमेंट कहते हैं। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल बोल सकते हैं, या फिर उसको सेम चीज, उसको साइटोप्लाज्म नॉर्मली कहते हैं। जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंटेंट है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा दो टाइप का होता है। सबसे पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों डिफरेंट कैसे हैं? कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम आके अटैच होता है जो उसको रफ अपीयरेंस देता है, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो एब्सेंस होता है राइबोसोम, उसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस स्मूथ होता है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है बच्चे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है वो सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है प्रोटीन को, और रिफॉर्म करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। रिफॉर्म इसलिए करता है कि इसका जो भी बना रहा है वो कंटेंट, वो जा करके गोल्गी बॉडी में मॉडिफिकेशन होता है उसका, और जहां पर भी जरूरत है वो जा करके वो वेसिकल्स वहां पे फ्यूज कर जाते हैं, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना हो या फिर सेल वॉल बनाना हो, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है बच्चे? वो होता है कि वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस करता है। और ये किसमें सबसे ज्यादा हो? ये मसल, जब हम आप लोग पढ़ेंगे मसल चैप्टर, तो उसमें मसल में देखेंगे कि जो हमारा मसल फाइबर होता है, उसमें इस तरीके का अपीयरेंस देखने मिलता है, जो स्टोर हाउस होता है कैल्शियम आयन का, जिसकी वजह से आप लोगों को पता होगा, अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे आप लोग, तो कि हम लोगों को कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी वजह से हम लोग के मसल में, कि मसल का जो सेल होता है उसमें बहुत सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो कैल्शियम को स्टोर करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो जस्ट आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू हो जाता है। ये मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुआ, उसके साथ साथ ही कंटिन्यू हो जाता है कुछ ऐसे, ठीक है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, जैसे प्रोटीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, या फिर लिपोप्रोटीन हो गया, यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हेल्प करता है, और ये 3 फॉर्म में मिलता है। ये सिस्टर्नी के फॉर्म में मिल सकता है, ये टिब्यूल के फॉर्म में मिल सकता है, और ये वेसिकल्स के फॉर्म में मिल सकता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। देखिए ये सब बस पढ़ते जाना है और याद करते जाना है, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप पढ़िए, याद कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप लोगों को जो डीपीपी दिया जा रहा है वो आप
सॉल्व करते जाइएगा। और ये जितना भी नोट्स है इसको 2 बार 4 बार आप लोगों को रिवीजन में रखना है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर पढ़ लिया एंड नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम लोग मूव करेंगे तो ये चैप्टर आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को पूरा रिवीजन रखना है, ठीक है ना। जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बाबू, वो सब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का खेल होता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना आप एफिशिएंट होंगे, उतना ज्यादा आपका रैंक इंप्रूव होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गोल्जाई बॉडीज क्या होते हैं। तो देखिए, कैमेलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट थे। 1898 में उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के पास एक कोई डेंस स्ट्रक्चर है जो एक रेटिकुलर फॉर्म में है। एक टिब्यूल्स, बहुत सारा टिब्यूल्स जुड़ के बना हुआ है, बहुत सारे फ्लैट डिस्क टाइप के बने हुए हैं। वो क्या है, देखिए हमारा ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा सेल है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन था न्यूक्लियस का, और उसके जस्ट साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसाइज करिए था। और इसके जस्ट पास जो है ना, कुछ ऐसे टिब्यूल्स के फॉर्म में, सैक के फॉर्म में डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये आपको बिना नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इसको उन्होंने बोला कि ये, इसको उन्होंने नाम दिया, अपने ही नाम पे रखा, इसको बोला गोल्जाई एपरेटस। गोल्जाई एपरेटस, ठीक है। और ये जिससे इसका जो सिंगल यूनिट था उसको इन्होंने नाम दिया सिस्टर्नी, ठीक है। बहुत सारे सिस्टर्नी पैरेलली अरेंज रहते हैं। देखिए ये पैरेलली है ना, ये सब पैरेलली है, ये पैरेलली अरेंज रहते हैं और मिल करके बनाते हैं गोल्जाई एपरेटस। ये क्लोज एसोसिएशन में रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, क्योंकि इन दोनों का फंक्शन जुड़ा हुआ है, दोनों का फंक्शन जॉइंट है, ठीक है। इसका साइज, ये जो सिंगल सिस्टर्नी है उसका डायमीटर जो रहता है अप्रॉक्स टू 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक रहता है, ओके। जितने भी सिस्टर्नी है वो पैरेलली स्टॉक में रहते हैं, न्यूक्लियस के पास रहते हैं। दोनों का अब देखिए इसमें जो बताए हैं कि जो हमारा, हम ये देख लेते हैं, देखिए ये जो ये डायग्राम है, देखिए ये ट्यूब्यूल्स की सिस्टर्नी के फॉर्म, ये सिंगल सिस्टर्नी है, ये एक सिंगल सिस्टर्नी है, ये एक सिंगल सिस्टर्नी है। और देखिए ये जो है ना, इसका गोल्जाई बॉडी का 2 फेस होता है, एक वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ हो और एक वो फेस, ये न्यूक्लियस की साइड है, इधर कुछ न्यूक्लियस रहेगा और इधर क्या रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये न्यूक्लियस के साइड है, तो इस फेस को हम लोग बोलते हैं सिस फेस कहते हैं, सिस फेस कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेस कह सकते हैं, फॉर्मिंग फेस कह सकते हैं, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, कॉन्वेक्स फेस, कॉन्वेक्स फेस, ठीक है। क्योंकि जितने भी वेसाइकल्स, जैसे देखो हमारा जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सिक्रीट करता है बना हुआ कुछ मटेरियल, और ये जाके फ्यूज कर जाता है गोल्जाई बॉडी के सिस फेस से, और इसमें मॉडिफिकेशन होता है और उसके बाद ये फिर रिलीज कर दिया जाता है। मॉडिफिकेशन के बाद ऐसे करके ये रिलीज कर दिया जाता है और ये ट्रांसफॉर्म से रिलीज होता है, ठीक है। देखिए जो भी गोल्जाई बॉडी होते हैं हमारे, उसके 2 फेसेस होते हैं, उसके 2 फेजेस होते हैं। एक सिस फेस होता है जिसको हम लोग कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, ये न्यूक्लियस के साइड रहता है, और एक ट्रांस फेस जिसको कॉनकेव फेस कहते हैं, वो, और उसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं, वो टुवार्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है। इतना में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों ने देख लिया कि ये सिस फेस है हमारा, सिस फेस किस साइड रहता है, सिस फेस बोली या फिर कॉन्वेक्स फेस भी जानते हैं ना हम लोग, कि एक जो आप लोग लेंस पढ़े होंगे, एक कॉन्वेक्स सरफेस रहता है, एक कॉनकेव, अगर एक कॉन्वेक्स सरफेस रहता है, एक कॉनकेव, ये इस साइड का है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है हमारा और ये कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। यहाँ से जो भी ऐसे वेसाइकल्स यहाँ पे फ्यूज करेंगे जो जिसमें ऐसा कंटेंट है जिसमें प्रोसेसिंग होना है, जिसमें मॉडिफिकेशन होना है, वो इससे फ्यूज करते हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशन चलता है और फिर इधर से निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो ऐसा सब्सटेंस रहता है जो मॉडिफाई है और इसका
कहाँ पे, जहाँ पे टारगेट सेल रहता है वहां पे उसको ले जाकर के छोड़ देना, रिलीज कर देना, ठीक है। ये काम हमारा गोल्जाई एपरेटस करता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। चलिए, जो सिस एंड ट्रांस फेज जो रहता है वो इंटायरली डिफरेंट रहता है बट इंटरकनेक्टेड रहता है। देखिए सिस फेज कहाँ है, इस साइड। क्या हो रहा है, एक सेकेंड बच्चे, थोड़ा वेट करेंगे, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ इश्यूज हो गए हैं। 1 सेकेंड। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो जो सिस एंड ट्रांस फेज रहते हैं वो इंटायरली डिफरेंट रहते हैं बट इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ऑफ कोर्स ये इधर इस साइड में है, ये इस साइड में हमारा ट्रांस फेज, ये इस साइड में हमारा सिस फेज, दोनों बहुत डिस्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी ऑफ कोर्स मैच, दोनों का फंक्शन तो इंटरकनेक्टेड है ना। ये साइकिल इंटर देता है, ये भी साइकिल बाहर बाहर देता है, ठीक है। जो भी मटेरियल रहते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया मटेरियल, जो भी पैकेज करना रहता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया है, वो फ्यूज करता है सिस फेज ऑफ द गोल्जाई बॉडी एंड वो उसमें पैकेजिंग या फिर मॉडिफिकेशन होता है और वो रिलीज कर दिया जाता है ट्रांस फेज से। और ट्रांस फेज से रिलीज करके जो भी टारगेटेड पार्ट है उन पे वो जाके रिलीज कर देता है, ठीक है। देखिए इसीलिए दैट्स व्हाई गोल्जाई बॉडी को ना क्लोज एसोसिएशन में रहना पड़ता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। वो चाहे दूर दूर भी तो रह सकता था, ये सेल है मेरा, ये न्यूक्लियस है माने, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये यहाँ पे भी रह सकता था, गोल्जाई बॉडी यहाँ पे भी रह सकता था, लेकिन नहीं, ये कॉन्सेंट्रिकली रहता है। कॉन्सेंट्रिकली मतलब सेम सेंटर पे रहता है, जिस सेंटर पे दोनों का सेंटर सेम होगा। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है, तो ये हमारा गोल्जाई बॉडी का भी यही सेंटर रहेगा। समझ में आ रहा है कि सेम सेंटर पे बस डिफरेंट रेडियाई पे रहते हैं। आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन क्या होता है गोल्जाई बॉडी का। ये मटेरियल को पैकेज करता है, प्रोटीन्स एंड लिपिड को मॉडिफिकेशन करता है। देखिए प्रोटीन एंड लिपिड का मॉडिफिकेशन का मतलब क्या समझे। देखिए प्रोटीन क्या होता है, अमाइनो एसिड का चेन होता है, ऐसे अमाइनो एसिड का चेन होता है, ये हमारा प्रोटीन है, ये हमारा प्रोटीन चेन है। तो बात है हम लोग की फंक्शन ऑफ गोल्जाई बॉडी क्या है। तो गोल्जाई बॉडी का फंक्शन जो है वो पैकेज करता है मटेरियल को, मॉडिफिकेशन करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का। अब मॉडिफिकेशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, ये देखिए, ये हमारा प्रोटीन चेन है। प्रोटीन चेन जो रहता है वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड का चेन होता है, उसी को हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। ये प्रोटीन, ये सिंगल अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड है सिंगल, ये प्रोटीन चेन है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन को बनाता है इस फॉर्म में, इस चेन के फॉर्म में है, लेकिन हमारा बॉडी, हमारा सेल इस प्रोटीन को इस फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकता है, इसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। उसे हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन बनता है। उसको ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसमें पॉकेट्स बने रहते हैं, जिसमें जाके हमारा एंजाइम वर्क करेगा। ऐसे फॉर्म में मॉडिफिकेशन होता है हमारा प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारा काम कर सकता है, ये प्रोटीन हमारे काम का है। वो प्रोटीन जो चेन के फॉर्म में था वो हमारे काम का नहीं था, इसलिए हमारा जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाया, प्रोटीन हो सकता है, वो लिपिड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, और वो सब जा करके गोल्जाई बॉडी में फ्यूज करते हैं एंड उसमें मॉडिफिकेशंस होते हैं। मॉडिफिकेशन होकर के जो भी इस फॉर्म में इंटर किया और इस फॉर्म में निकलता हुआ मॉडिफिकेशन होकर के निकला, और फिर वो जहाँ पे भी जिस सेल में उसको उस प्रोटीन का जरूरत है उस सेल में वो चला जाएगा, उस पार्ट में वो चला जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आया। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को, या तो वो इंट्रासेलुलर हो सकते हैं या तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर हो सकते हैं। इंटरसेलुलर का मतलब क्या है, दो सेल के बीच में हो सकते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है सेल के बाहर हो सकते हैं।
फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ये गोल्जाई बॉडी कुछ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन का भी फॉर्मेशन करते हैं और ये लाइसोसोम बनाते हैं। लाइसोसोम आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लाइसोसोम क्या होते हैं। लाइसोसोम एक सिंपल सा एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह रहते हैं जो हमारे सेल को का डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, सेल के खराब जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उसको डाइजेस्ट करने में काम करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम करता है सिक्रेशन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जो भी मटेरियल चाहिए सेल वॉल बनाने के लिए उस मटेरियल का फॉर्मेशन भी करता है, उस मटेरियल को कोई वेसाइकल में पैक करके सेल वॉल के पास देता है कि लो बनाओ, ठीक है। मिडिल लैमेला एंड सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, ये समझ में आया आप लोग। तो जो हमारा स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म जो होता है उसमें एक ऐसे पार्ट रहता है एक्रोसोम जिसमें भरा रहता है, वो जो हमारा डिराइव होता है वो गोल्जाई बॉडी से ही डिराइव होता है, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि जो स्पर्म होता है वो सिंगल सेल होता है, तो उसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट है ना, एक्रोसोम वाला पार्ट है, ये एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम वाला जो पार्ट है वो हमारा गोल्जाई बॉडी से बना होता है। इतना आप लोगों को समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आते हैं लाइसोसोम के ऊपर। तो लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम हमने पहले ही बताया कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं अब? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, H2 होता है। लाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो ऐसा एंजाइम होता है इसमें जो वाटर के हेल्प से किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकता है, ठीक है। अब उसमें जैसे क्या क्या हो सकता है देखिए, ये फॉर्म फॉर्म होता है गोल्जाई बॉडी में, ये हमने पहले पढ़ा कि लाइसोसोम गोल्जाई बॉडी बनाता है। ये वेसाइकल्स की फॉर्म में रहता है, ये वेसाइकल है, वेसिकुलर स्ट्रक्चर है, इस फॉर्म में रहता है। ये सिंगल मेम्ब्रेनस है, कोई डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपको पहले ही मैंने लिस्ट बना के दे दिया था, लिस्ट का लेक्चर में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में मैंने शायद दिया था। उसमें लिस्ट बना के मैं दे दिया कौन कितने कितने ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो हमारे ए मेम्ब्रेनस होते हैं, कितने ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एंड कितने ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, वो सब आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसे और कंटेन करते हैं या तो एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम कह सकते हैं या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी कह सकते हैं। जैसे क्या होता है? लाइपेजेस हो सकते हैं। जो लाइपेजेस क्या होते हैं? जो डाइजेस्ट करते हैं लिपिड को, डाइजेस्ट करते हैं लिपिड को, ठीक है। प्रोटीज क्या होते हैं? जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को, डाइजेस्ट करेंगे प्रोटीन को। अमाइलेज क्या होते हैं? जो डाइजेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसका इसका पीएच जो रहता है वो एसिडिक रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पीएच स्केल, इधर से ये 7 रहता है, ये न्यूट्रल रहता है, जैसे हम लोग का वाटर हो गया, इधर जो जाते हैं तो बेसिक होता जाता है और इधर एसिडिक रहता है, ये आप लोगों को पता होगा। इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं बताते हैं। देखिए, ये हमारा 1 सेकेंड, ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है, ठीक है। सॉरी गलत बन गया थोड़ा सा, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। ये हमारा सेल, ये हमारा लाइसोसोम, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई सेल ऐसे डेड हो गया, पुराना हो गया, इसमें सारे ऑर्गेनल्स अब उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो ये सेल क्या करता है ना, ये बर्स्ट कर जाता है, ये बर्स्ट कर जाता है, ये फट जाता है और फट करके अपना सारा एंजाइम सिक्रीट कर देता है सेल में। और आपको पता था कि मैंने बताया कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम से रहते हैं ये सब। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में क्या क्या रहते हैं? लाइपेजेस रहते हैं, प्रोटीजेस रहते हैं, एमाइलेजेस रहते हैं। और हमारा पूरा सेल तो इन्हीं सब चीजों का बना है, या तो वो प्रोटीन का बना है, या तो वो लिपिड का बना है, या तो वो कार्बोहाइड्रेट का बना है, और क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के हर एक ऑर्गेनल सब तो इन्हीं सब से मिलकर बना है। और यही सबको ये डाइजेस्ट कर जाता है। ये पूरा सेल खत्म हो गया ना, इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या की थैली। ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने का, अपने ही सेल को खत्म करने का हौसला रखता है, ठीक है। अब जो काम नहीं कर रहा है जो सेल, उसको उसको मार देना ही ज्यादा उचित है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको ऑटोफैगोसोम भी कहते हैं। ये खुद के ऑर्गेनल्स को भी खाता है। जैसे कि ये हमारा लाइसोसोम हो गया, हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लीजिए हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया उतना एटीपी जनरेट नहीं कर पा रहा है, उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो ये क्या, पुराना हो चुका है वो माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये क्या करेगा, ये सेल जाकर के इसको इनगल्फ कर लेगा, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसे इन्वॉल्व कर लेगा।
कुछ ऐसे इंगल्फ कर लेगा और इसको डाइजेस्ट कर लेगा। इसको डाइजेस्ट कर लेगा, वो हमारा ऑर्गेनल खत्म हो गया। अब नए ऑर्गन्स बनेंगे, नए ऑर्गेनल्स बनेंगे जिसमें जिसमें कैपेसिटी ज्यादा होगी एटीपी बनाने की, ठीक है। तो अब आते हैं इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ऐसे तो मैंने सारा फंक्शन इसको बता ही दिया है। ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, सेल के अंदर जितना भी डाइजेशन करना हो वो करता है। फैगोसाइटोसिस है, किसी भी सेल को खा सकता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब वही होता है, फैगो का मतलब होता है खाना, साइटोसिस का मतलब होता है सेल्स। ऑटोफेगी का मतलब क्या होता है, ये खुद के ऑर्गन्स को भी खा लेता है। तो ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आते हैं हम लोग कि लाइसोसोम जो होता है ना, जो लाइसोसोम होता है वो किस में ज्यादा मिलेगा, आप ये बताइए, किस सेल में ज्यादा मिलेगा। देखिए, जो हमारे सेल्स की, जो हमारे बॉडी के ऐसे सेल्स जो इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें देखने को मिलेगा कि जो भी हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है हमारे इम्यून सिस्टम का, वैसा सेल्स जो ऑटोफेगी करता है, जो फाइटोफेगी करता है, वो सब जाके उन बाहर वाले पार्टिकल को खा जाता है, खा करके डाइजेस्ट कर लेता है, इंगल्फ करता है और डाइजेस्ट कर देता है। ठीक वैसे ही डाइजेस्ट करता है जैसे अभी मैंने बताया, ये प्रोसेस जैसे मैंने अभी बताया, इसमें डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, ऐसे डाइजेस्ट करता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम का वैसा पार्ट में मिलेगा जो जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट करता हो। तो वो कौन सा है, जैसे मैक्रोफेजेस हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी में भी दो टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट, एक होता है ए ग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट में आ जाएगा न्यूट्रोफिल्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट में आ जाएगा मोनोसाइट्स। ये सब होते हैं, लिवर के कुफर सेल होते हैं, ये सब जो होते हैं, ये सारे सेल्स में लाइसोसोम का मात्रा बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया, लाइसोसोम क्लियर है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स क्या है, देखिए वैक्यूल्स पता है क्या होता है। सबसे पहले तो ये मेनली प्लांट सेल में देखने मिलता है, आपको ये याद रखना है कि एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन से, उसके मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये मेनली प्लांट में मिलता है और प्लांट सेल में ये 90% ऑफ द सेल का वॉल्यूम यही ऑक्युपाई करके रखता है। अब आप लोग बोलेंगे कि भाई ऐसे कैसे, 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम ऐसा कुछ बन के रखता है। एक सेकंड पेन ले लेते हैं। ये हमारा सेल हो गया, ये हमारा वैक्यूल्स, और ये सिर्फ इसके लार्ज साइज की वजह से हमारा न्यूक्लियस जो रहता है वो कोने में शिफ्ट हो जाता है, ये कोने में शिफ्ट हो जाता है। इसमें लार्ज वैक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा वैक्यूल्स है, ठीक है। इसके मेम्ब्रेन को हम लोग कह देते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी पता है आप लोगों को। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स रहते हैं, ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं, बता दिया मैंने। प्लांट में 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखता है। देखो ये पता है क्यों होता है, देखिए जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें आप लोगों को पता होगा कि प्लांट सेल को वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, थोड़ा ज्यादा अमाउंट होता है, क्योंकि वो जितना अमाउंट ऑफ वाटर जमीन से खींचता है उससे कहीं ज्यादा वो इवोपरेट कर देता है अपने आसपास के सराउंडिंग को कूल करने के लिए। इसलिए मैं बोलते हैं कि प्लांट के पास जब भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग को ठंड महसूस होती है। क्यों, क्योंकि उसमें से जितना भी वाटर रहता है उसमें 90% ऑफ द ये स्टोर करके रखता है, ठीक है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए। इन प्लांट्स दोनों, इसमें जो प्लांट्स में वैक्यूम जो टोनोप्लास्ट होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारे आयंस को, ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट करता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट मैंने बताया था कि वो क्या होता है। फैसिलिटेट कि कोई भी प्रोटीन ऐसे ही नहीं आता, उसके साथ एक कैरियर प्रोटीन का जरूरत लगेगा, ये इस पार्ट से ही पास हो सकता है ये, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। आयंस एंड अदर मटेरियल्स को अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। देखिए एक होता है अगर हायर कंसंट्रेशन से अगर कोई सब्सटेंस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसको बोलते हैं हम लोग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कोई सब्सटेंस अगर लोअर से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूव कर, इसको बोलते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ऐसा समझ में आप लोगों को। तो देखिए
और ये क्यों होता है, इसका यहाँ का कंसंट्रेशन कम होता है एज कम्पेयर टू यहाँ का कंसंट्रेशन। देखिए हम बता रहे हैं, ये जो होता है ना, ये एक रिजर्वॉयर है, ये एक स्टोर करके रखता है, चाहे वो आयंस हो गया, मिनरल्स हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, इन सबको ये स्टोर करने का काम करता है हमारा वैक्यूल्स। तो देखिए, तो जो भी ये सब मिनरल्स वगैरह बन रहे होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा होगा, ये सब बन तो सेल में रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ बना हमारा, इस सेल के पार्ट में बन रहा है, तो ऑफकोर्स जो जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ऑफकोर्स वहाँ पे उस चीज का अमाउंट ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे उसका खर्च हो रहा है, वहाँ पे उसका अमाउंट कम रहेगा। ठीक, इतना इतना याद समझ में आया आपको? तो इसीलिए साइटोप्लाज्म में कंसेंट्रेशन किसी भी चीज का ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वैक्यूल्स के अंदर। तो इसलिए इसको यहाँ से यहाँ भेजना मुश्किल है, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हम लोग को काम करना है। इसके लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आया? देखिए, तो आप लोगों को समझ में आया कि जो भी टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू वेसल्स, हेंस कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर टू वैक्यूल्स देन द साइटोप्लाज्म। ये मैंने बता दिया कि क्यों होता है, मैंने रीजन भी बता दिया कि क्यों होता है। टोनोप्लास्ट के पास आयंस और पंप्स होते हैं, आयंस पंप्स नहीं होंगे तो वे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करेगा कैसे? उसी से तो करता है। अब देखिए, ये इसमें क्या क्या देखने मिलते हैं, मेनली 90% तो वाटर है, सैप वैक्यूल्स रहते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, आयंस हो गया, ये सब रहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रहते हैं, अदर मटेरियल्स रहते हैं जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल के लिए, वो स्टोर करके रखता है हमारा टोनोप्लास्ट। ठीक है, अब आते हैं, ये है कुछ ऐसा दिखता है, ये टोनोप्लास्ट हो गया, ये वैक्यूल्स हो गया। ठीक है, अब टाइप्स होते हैं वैक्यूल्स के भी। देखिए कितने टाइप के वैक्यूल्स होते हैं, 4 टाइप के वैक्यूल जनरली, ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन 4 टाइप के मेनली हम लोगों को पढ़ने हैं। सबसे पहले होते हैं गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल्स में क्या होता है, ऐसे वैक्यूल्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एयर फिल्ड होते हैं, और ये किस सेल में मिलेगा, जिसको बायोन्सी प्रोवाइड करना होगा उस सेल का, जैसे कोई मेनली ये प्रोकैरियोटिक सेल में मिलते हैं, प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ऐसे प्रोकैरियोट जो वाटर में मिल रहे हैं तो उनको वाटर पे तैरना है, डूबना नहीं है, क्योंकि अगर वो डूबेंगे, अगर वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो डूबेंगे तो सनलाइट जो रहता है वो डीप सी में नहीं जा पाता है, डीप सी में नहीं जा पाएगा तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे। इसलिए ये क्या करते हैं कि जो भी हमारा वैक्यूल्स रहता है ना, जो गैस वैक्यूल्स रहते हैं, वो बायोन्सी प्रोवाइड करता है उस सेल को, ताकि वो सरफेस पे तैरता रहे, सरफेस पे तैरता रहेगा ताकि सनलाइट भी कैप्चर कर सकेगा। इसीलिए उसको हल्का फील कराने के लिए उस गैस वैक्यूल में एयर फिल्ड रहते हैं जो बायोन्सी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एक नॉन मेम्ब्रेनस फॉल्स वैक्यूल्स है। नॉन मेम्ब्रेनस पता है क्या होता है आप लोगों को? अगर पता हो कि पानी में कभी बबल्स देखे हैं आप लोग, पानी में बबल्स उस फॉर्म में रहता है वो, कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, वो उस फॉर्म में रहता है वो। ठीक है, अब देखिए फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, फूड वैक्यूल्स कैसे बनते हैं कि कोई जो हमारा वैक्यूल्स रहता है वो इनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को और उसके साथ फ्यूज कर जाता है लाइसोसोम के साथ, उससे हम लोग को बन जाता है फूड वैक्यूल्स। सैप वैक्यूल्स क्या होते हैं? सैप वैक्यूल्स ऐसे होते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा वो सैप वैक्यूल्स था हमारा, वो सेल को टर्जिड बनाते हैं। ऑफकोर्स जितना ज्यादा वाटर रहेगा वो फुल रहेगा सेल, उसका सेल एकदम टर्जिड रहेगा। ठीक है, फिर होते हैं कंट्रक्टाइल वैक्यूल, जो प्रेजेंट होते हैं अमीबा में, पैरामेशियम में, इग्लिनोइड में प्रेजेंट रहते हैं, और वो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग, तो आज हम लोग इतने ही तक करते हैं क्लास। ठीक है, तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट और प्लास्टिड वाला पार्ट मैं कर लूँगी। तो अभी के लिए यहीं तक। ठीक है, हम लोगों ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, एंड वैक्यूल्स पढ़ा। ये 2 पार्ट हमारा छूट गया है जो हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज डीपीपी आप लोगों को मिला है, आप लोग डीपीपी सॉल्व कीजिए। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग एक ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, हमारा ऐप है प्रीप बिहार ऐप है हमारा, इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आप लोगों को फ्री डीपीपी दिए जा रहे हैं बाबू, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है। आप लोगों को टेस्ट दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं। इस लेक्चर के नोट्स आएंगे उसी पे, आप
उसी पे। तो आप ये ऐप डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड कर करके उसको अवेल करके उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से हम लोग शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा इसका रिवीजन करेंगे। आप लोग प्लीज़ इसका पढ़ के आइएगा, इसका क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।